गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आप स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स आपने डिस्कस की थी और लास्ट आर्टिकल में आपने स्ट्रेट लाइन की एक फॉर्म पढ़ी थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसी फॉर्म का यूज करके ना एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट अभी हम डेराइव करांगे। आपके पास सपोज करो जो आपके पास लाइन है उसकी जनरल इक्वेशन है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है क्योंकि जितने भी फॉर्म्स आपने कन्वर्ट की थी बाद में सिंप्लीफिकेशन के बाद ऐसी ही फॉर्म आपको मिली है लाइन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जनरल इक्वेशन है लाइन की। आपने एक्सरसाइज के 9.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था, इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। उसके बाद फिर आपने स्लोप और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस फाइंड आउट किए थे। तो जैसे आप इसको यहां से y की वैल्यू निकालोगे ये मिल जाएगी और स्लोप क्या मिलेगा आपको, माइनस ए बाय बी। तो अब आपने इसको स्लोप को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि जैसे ही हमने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तब भी हमने बोला था कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है स्लोप। तो स्लोप आपने निकालना आना चाहिए। तो जितना जल्दी आप स्लोप निकालोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन के पास पहुंचोगे। तो आप डायरेक्ट, अगर जनरल इक्वेशन है तो डायरेक्ट आप स्लोप लिख सको। किसके इक्वल है, फॉर्मूला याद रखना है। स्लोप किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्योंकि ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और बी क्या है आपके पास, वाई का कोफिशिएंट। यानी कि अगर आपको जनरल इक्वेशन दे रखी है तो आप डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए उसका स्लोप निकाल सको। कैसे निकालोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो काफी ज्यादा यूज करांगे आप इस टर्म को, याद रखना आपने, रख लोगे। उसके बाद एक और काफी अच्छा फॉर्मूला है। अगेन सपोज करो कोई लाइन की जनरल इक्वेशन है आपके पास, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू प्लस सी इक्वल्स टू 0। लाइन की जनरल इक्वेशन है। ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट P से इस लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है। तो जो लाइन की इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, उसके अंदर x की जगह क्या पुट करोगे, x1, y की जगह क्या पुट करोगे, y1। मॉडुलस लगाओगे, क्यों, क्योंकि आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मॉडुलस साइन का आपने यूज करना है। बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए का स्क्वायर करो, प्लस वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी का स्क्वायर कर दो। ये फॉर्मूला है पॉइंट और लाइन के बीच की, अगर कभी भी आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो अब आप इन दोनों रिजल्ट्स का आप यूज करोगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। दो क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिए थे, जिसमें आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो थर्ड क्वेश्चन इसी फॉर्मूले का यूज करोगे। एक लाइन है आपके पास, ये सपोज करो कोई भी लाइन है, लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। क्या है इक्वेशन, 12 टाइम्स x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y माइनस 2। ये कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, -1 और 1। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकालनी है। कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब सारी टर्म लेफ्ट में उठा लो, राइट में सिर्फ 0 रखोगे। जैसे सोल्व करोगे 12x प्लस 72 5y माइनस 10, लेफ्ट में उठा लो सारी टर्म, 12x माइनस 5y प्लस 82। ये आ गया आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये है पॉइंट, दोनों के बीच की क्या करनी है आपने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो करो फॉर्मूला यूज, P से रिप्रेजेंट करोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, क्या जाएगा, मॉडुलस ऑफ A यानी कि 12, x की जगह यूज करोगे x1 माइनस b, y की जगह यूज करोगे y1 प्लस बाय अंडर रूट x का कोफिशिएंट 12, y का कोफिशिएंट -5 है। तो ये आ जाएगा, देखो कितना आ गया, माइनस के 12 और माइनस के 5, माइनस का तो 17 प्लस के 82, 12 का स्क्वायर 144, -5 का 25। तो कितना बच गया है, देखो जब कैलकुलेशन करोगे 65 बाय रूट 169। मॉडुलस क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ये पहले से ही पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 बाय स्क्वायर रूट कितना आ गया 13। तो P की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकालनी थी। काफी आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
इसके बाद देखो इसी से रिलेटेड एक और इससे अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। अभी तो क्या था, आपको पॉइंट दे रखा था, लाइन दे रखा था, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने दी। लेकिन अब की बार क्या दे दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को रोटेट कर दिया। लाइन आपको दे रखी है, लाइन क्या दे दी, देखो लाइन की इक्वेशन दे दी x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। ये लाइन की इक्वेशन दे दी। पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं दिए अब की बार दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी है, यानी कि स्मॉल p की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 4। स्मॉल p की वैल्यू दे दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी, और पॉइंट आपसे पूछ लिया। अब पॉइंट पूछ लिया तो इन जनरल तो आप क्या मानेंगे, इसको x1 y1 मानोगे। लेकिन क्योंकि पॉइंट कहां पे है, आपका पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो p पॉइंट क्या मिलेगा आपको, x1 0। ये समझ में आ गया। 0 क्यों मानना आपने, क्योंकि पॉइंट कहां पे है, x एक्सिस पे। एग्जाम में ये भी बोल सके कि पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर कैसे मान लोगे, इसको 0 मान लियो, यहां पे क्या मान लोगे, y1। इसका ध्यान रखना है। अब कल ना अगर एग्जाम में y एक्सिस के ऊपर आ गया तो ये नहीं बोलना कि सर आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन। क्या है आउट ऑफ सिलेबस, x एक्सिस y एक्सिस। कितनी बार तो डिस्कस किया आपने, 10th क्लास में डिस्कस किया आपने ये चीजें, ठीक है। तो अब आपने p पॉइंट फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी फॉर्म है आपके पास, चाहे 1 पॉइंट फॉर्म है, चाहे 2 पॉइंट फॉर्म है, चाहे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है, आप उसको चाहो तो जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो पहले तो इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ही लिखांगे, सिंप्लीफाई कर लियो। 12 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ गया, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, यानी कि 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। सभी चीजें लेफ्ट में उठा लो, ये आ गया आपके पास जनरल इक्वेशन। ये क्या मिलेगी आपको, जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो बस अब जनरल इक्वेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने देर की इसने, 4 यूनिट, ये तो इसने देर की है। आप निकालो अपना फॉर्मूला यूज करके ना, आपके पास फॉर्मूला है, आप भी निकाल दो। p की वैल्यू आप निकालेंगे, 4 x की जगह क्या पुट करोगे, x1 प्लस 3 y की जगह y1 यानी कि 0 बाय x का कोफिशिएंट कितना है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, इसके इक्वल है 4। तो कितना बच गया आपके पास, 4x1 माइनस 12, 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5। ये दूसरी साइड जाएगा, जगह मल्टीप्लाई। अब देखो, अब एक अच्छी चीज आओगी, इसको सिंप्लीफाई करना है, x1 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले आपने मॉडुलस को सोल्व करना पड़ेगा। ये भी काफी अच्छा रिजल्ट है, कई बार बच्चे डायरेक्ट लेता है मॉडुलस को, क्वेश्चन एक आंसर आओगा आपका। तो रिजल्ट है आपके पास काफी आसान सा मॉडुलस से रिलेटेड। सपोज करो मॉडुलस का काम क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देना। ये आपने रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में देखा था। तो अगर मोड x अगर आपका 5 के इक्वल है, सपोज करो कुछ भी है, तो x की वैल्यू जब निकालोगे, जब मॉडुलस को आप हटाओगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस साइन आओगे आपके पास। क्यों, क्योंकि जैसे ही x की जगह 5 पुट करोगे, 5 का मॉडुलस क्या होगा आपका 5। जब आप x की जगह -5 पुट करोगे तब भी मॉडुलस क्या मिलेगा आपका 5। यानी कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, एक तो x की वैल्यू 5 और एक x की वैल्यू -5। तो जैसे ही आप मॉडुलस हटाओगे, जब भी आप मॉडुलस हटाओगे, प्लस माइनस साइन आपने लगाना है। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बच्चे कई बार डायरेक्ट मॉडुलस हटा देंगे तो एक ही आंसर मिलेगा आपको, जबकि इसके आंसर क्या होंगे, 2। तो जैसे ही आप मॉडुलस हटाओ, विशेष ध्यान रखना है, 2 साइन आओगे, हटा दो। 4x1 माइनस 12 प्लस माइनस 20, ठीक है। तो अब एक बार प्लस साइन के लिए सोल्व करोगे, एक बार माइनस साइन के लिए। 4x1 माइनस 12, एक बार तो 20 यूज करोगे, और 4x1 माइनस 12 एक बार -20। तो यहां से माइनस, दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस 32। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यहां से 4x1, ये माइनस दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, माइनस के 8। तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, -2। तो 2 वैल्यू आ गई। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, 2 आंसर आएंगे। एक बार तो x1 की जगह 8, y1 की जगह 0, और एक -2 और 0, 2 आंसर आ गए आपके पास।
अगर आप प्लस माइनस साइन नहीं लगाओगे तो एक ही आंसर आऊगा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाओगा, आपका मार्क्स कट जाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। तो आपको पॉइंट दे रखा है तो डिस्टेंस निकाल सको, डिस्टेंस अगर दे रखे तो पॉइंट निकाल सको। तो प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कर लोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, ये तो था पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस, पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस। उसके बाद है आपके पास, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये भी काफी आसान है। रिजल्ट आपके पास, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। सपोज करो दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन ये है, जिसकी इक्वेशन मान ली कुछ भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन ये मान लिया आपने। एक दूसरी पैरेलल लाइन है, अब क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, अब दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने पढ़ा था, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या मिलेंगे? इक्वल। स्लोप्स कहां से मिलेंगे आपको? एक्स और वाई के कोफिशिएंट से। क्योंकि स्लोप इक्वल है तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या मिलेंगे आपको? इक्वल। तो ये ध्यान रखना है, पैरेलल लाइन ऐसे लिखी जाऊंगी, ए एक्स प्लस बी वाई। एक्स वाई के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी आपने, सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म है उसमें अंतर मिलेगा आपको। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे C1 है, यहाँ पे कुछ मान लिया C2 आ गया। एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या रहेंगे? सेम। क्यों? क्योंकि लाइंस क्या है? पैरेलल। पैरेलल लाइन के स्लोप क्यों है? इक्वल। इसलिए एक्स और वाई के कोफिशिएंट के साथ कोई भी आपने छेड़खानी नहीं करनी। ठीक है, तो अब ये दो पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसको अगर आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करोगे तो काफी ज्यादा आसान फॉर्मूला है। स्मॉल डी किसके इक्वल मिलेगा? मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, बिल्कुल आसान। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये था पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस, ये है दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो पैरेलल लाइन ऐसी दिखाई देंगी, ये ध्यान रखना है। एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या मिलेंगे? सेम। क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन के क्या है? स्लोप इक्वल है। स्लोप कहां से मिलेंगे? एक्स और वाई के कोफिशिएंट से। ठीक है, अब इसको यूज करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, दो पार्ट है, दोनों बिल्कुल आसान है। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, दो लाइंस आपको दे रखी हैं, 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0। एक लाइन तो ये है आपके पास 15x प्लस 8y, और क्या है आपके पास? प्लस 31। तो दोनों के बीच की देखो, x का कोफिशिएंट 15, यहाँ पे 15, y का कोफिशिएंट 8, मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल। अब दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला यूज करो, ये है C1, ये है C2। क्या आ जाएगा आपके पास? C1 माइनस C2 बाय x का कोफिशिएंट 15 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 8 का स्क्वायर। देख लो कैलकुलेशन, ये कितना बचेगा? माइनस 65 बाय 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या करेगा? माइनस साइन को क्या कर देगा? खत्म। तो मॉडुलस इस माइनस साइन को खत्म कर देगा, वैल्यू कितनी आएगी? 65। ये कितना आ गया? 289 का स्क्वायर रूट कितना हुआ है? 70। ये आगे दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दोगे, बिल्कुल सेम। एक और इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट, कोई भी नई चीज नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर। तो देखो क्या दे रखा है आपको, LX प्लस LY प्लस P इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन क्या है? LX प्लस LY माइनस R इक्वल्स टू 0, ये है। तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कराएंगे, फॉर्मूला यूज कर लो, C1 माइनस C2 बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ये मॉडुलस ऑफ P माइनस माइनस प्लस R बाय रूट 2 टाइम L स्क्वायर। ये ऐसे ही छोड़ दियो, क्योंकि P और R की आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे ही छोड़ दियो। रूट 2 L स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा? L। तो ये था काफी आसान क्वेश्चन। उसके बाद देखो आप सिक्स्थ क्वेश्चन, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास। क्या है आपको सिक्स्थ क्वेश्चन में? एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये,
सिक्स्थ और सेवंथ, बहुत बढ़िया है। तो क्या है आपके पास, ये एक लाइन है। अब आपने क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है। अब कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या मिलेंगे आपको, इक्वल। और लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो स्लोप और एक पासिंग पॉइंट। अब क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल है तो स्लोप तो यहां पे मिल जाएगा, पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है। तो आपके पास ये क्या हो गया, स्लोप कितना आ गया इसका, स्लोप कितना आ गया, माइनस फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये आ गया आपके पास गिवन लाइन का स्लोप। क्योंकि गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, तो स्लोप्स दोनों के क्या मिलेंगे आपको, इक्वल। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जिसको आप m से रिप्रेजेंट करोगे वो भी कितना आ जाएगा आपके पास, 3/4। अब आपके पास रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है 3/4। पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है, दे रखा है पासिंग पॉइंट आपको। पासिंग पॉइंट क्या है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में -2 और 3। बस अब तो आपके पास ये सेकंड एक्सरसाइज है, क्वेश्चन बन गया, स्लोप है, पासिंग पॉइंट है, सो रिक्वायर्ड लाइन इज, सो रिक्वायर्ड लाइन इज, फॉर्मूला लिखोगे एक बार, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y माइनस y1 कितना है 3, स्लोप कितना है 3/4, x माइनस x1, पॉइंट क्या है 2। सिंप्लीफिकेशन आपने खुद करने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना आप सोल्व कर लियो, कर लोगे तो काफी अच्छे क्वेश्चन है। एक लाइन दे रखी है, अगर उसके पैरेलल लाइन के अगर आपने पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है या परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो वही दो कंसेप्ट यूज होंगे कि लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप्स क्या मिलेंगे आपको, इक्वल, और लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। अभी आपने पैरेलल का कंसेप्ट यूज किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आप यूज करोगे। तो देखो आप 7th क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, अगेन 7th क्वेश्चन में क्या है, एक लाइन दे रखी है आपके पास x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब की बार आपने इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो पहले तो इसका स्लोप निकाल लो, स्लोप कितना आ जाएगा इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ गया इस लाइन का स्लोप। लेकिन आपने तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप की जरूरत है, मान लो लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या मान लिया आपने, m। इस लाइन का स्लोप, गिवन लाइन का स्लोप आ गया 1/7, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या है, m। अब आपने m की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, क्योंकि अब की बार दोनों लाइंस क्या दे रखी है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो आप लिखोगे सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, सिंस लाइंस आर perpendicular, so product of their slopes, so product of their slopes will be -1। क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, -1। तो 1/7 की और m दोनों लाइंस की स्लोप की प्रोडक्ट क्या मिलेगी, -1। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -7 मिल गया स्लोप। पासिंग पॉइंट भी अब की बार डायरेक्ट नहीं दे रखा, क्या दे दिया कि जो लाइन है x एक्सिस के ऊपर उसका इंटरसेप्ट क्या है 3 यूनिट, मतलब x एक्सिस के ऊपर कितने डिस्टेंस कट करेगी वो 3 यूनिट। और जब आप x एक्सिस की बात करोगे तो x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो x कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 3 और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0। तो पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट क्या दे दिया आपको, थोड़ा सा रोटेट कर दिया डायरेक्ट देने की बजाय, x एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट, तो क्या आ गया 3 0। ये पासिंग पॉइंट, ये स्लोप, सो रिक्वायर्ड लाइन इज, सो रिक्वायर्ड लाइन इज, फॉर्मूला आप लिख लियो एक बार, y माइनस y1 स्लोप कितना है -7, x माइनस x1। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपने खुद सोल्व करना है, कर लोगे। उसके बाद देखो 8th क्वेश्चन, ये है आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दो लाइंस के बीच में अगर आपने एंगल फाइंड आउट करना है, सपोज करो दो लाइंस है, एक लाइन ये है L1, इसका स्लोप क्या है M1, दूसरी लाइन है ये L2 और उसका स्लोप क्या है M2। दोनों के बीच में अगर एंगल अल्फा है, कुछ भी एंगल है उसका, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी उसका है, तो अगर दोनों के बीच में एंगल अल्फा है तो फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल, मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस
ये मॉडुलस पूरे के ऊपर लगा देंगे यहाँ पे m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 और इस पूरे का मॉडुलस। ये था आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहां से निकालोगे आप। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी एंगल की बात आओगी फॉर्मूला यूज कर लियो। एंगल बिटवीन टू लाइंस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी कि एंगल निकालने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? स्लोप की। पूरे चैप्टर में स्लोप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में आप स्लोप का यूज करोगे। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूला का यूज करो, दोनों लाइंस के बीच एंगल निकाल लो। देखो क्या दे रखे आपको, लाइंस दे रखी है। लाइन की इक्वेशन क्या है? √3x प्लस y इज इक्वल टू 1। दूसरी लाइन क्या होगी आपके पास? x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। कोई बात नहीं, दो लाइंस है। फर्स्ट लाइन का स्लोप मान लो आप m1, सेकंड लाइन का स्लोप क्या मानोगे आप? m2। स्लोप कैसे निकालोगे? जनरल इक्वेशन का यूज कर लो। स्लोप के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y की जरूरत है। जनरल इक्वेशन दे रखी है, तो m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या हुआ? m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला यूज कर लिया स्लोप निकालने के लिए, तो कितना आ गया? -√3। ठीक है, m2 दूसरी लाइन का स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। बिल्कुल आसान फॉर्मूला है स्लोप का, निकाल दोगे। अब स्लोप मिल गया तो एंगल निकाल दोगे। लेट अल्फा बी रिक्वायर्ड एंगल, दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या मान लिया आपने? अल्फा। तो निकालोगे कैसे? इस फॉर्मूला का यूज करके ना, करो यूज फॉर्मूला। टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? मॉडुलस। फॉर्मूला जरूर लिखना है एक बार, ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, एक बार फॉर्मूला आप जरूर लिखोगे, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन सारी गलत है, फॉर्मूला आपने सही लिख रखा है, तो फॉर्मूला के अलग मार्क्स हैं हमेशा, चाहे कैलकुलेशन सारी गलत हो आपकी। तो इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखना आपने हर एक क्वेश्चन में। दूसरा, आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना अच्छी प्रकार से याद होगा। कोई भी चीज अगर याद करनी है, उसका बिल्कुल आसान तरीका है, उसको बार बार यूज करो। जितना यूज करोगे उतना अच्छी प्रकार से याद होगा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू यूज करो। m1 की वैल्यू कितनी है? -√3 माइनस माइनस प्लस 1 बाय √3 बाय 1 प्लस -√3 और -1 बाय √3। तो ये आ गया आपके पास। सिंप्लीफिकेशन कर लो, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा? √3, इसके साथ प्रोडक्ट कितना बचाएगा? -3 प्लस 1 बाय ये 1 माइनस माइनस प्लस √3 से √3 कैंसिल, ये हो गया आपके पास। तो कितना बच गया आपके पास? -2 बाय √3 और बाय 2। अब 3 नंबर सक्सेसिव डिवीजन में है बाय 2। इस 2 को लिख को आप, 3 नंबर सक्सेसिव डिवीजन में है, 2 को लिख को आप 2 बाय 1। जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? मॉडुलस ऑफ -2 बाय √3। ये डिवाइड में जब मल्टीप्लीकेशन में जाओगे तो क्या जाएगा? 1 बाय 2। तो 2 से 2 कैंसल। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? -1 बाय √3। मॉडुलस क्या करेगा? माइनस को किसमें कन्वर्ट कर देगा? प्लस में। 1 बाय √3 आ जाएगी टेंजेंट अल्फा की वैल्यू। अब टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 1 बाय √3 है, टेबल आपने देखी है 10वीं क्लास में। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आओगी? यहाँ पे √3 कहां पे हुआ है? 1 बाय √3 30 डिग्री के ऊपर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो एंगल क्या आ जाएगा आपका? दोनों लाइंस के बीच में आपका 30 डिग्री। अब जब आप आंसर देखोगे पीछे, हो सके कि आपको 30 डिग्री और 150 डिग्री दो आंसर दे रखे हो, 30 डिग्री और 150 डिग्री। तो आप यहां पे देख सको, जब भी दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी, उनके बीच में दो एंगल बनेंगे, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। दो एंगल बनेंगे, एक तो ये और एक ये। अब ये अगर 30 डिग्री का है, ये लाइन है, तो ये कितना का मिलेगा आपको? 150 डिग्री। लीनियर पेयर का यूज करोगे, दोनों एंगल का जोड़ है 180 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना का बच जाएगा आपके पास? 150 डिग्री। हाँ, आंसर तो दोनों ठीक है, एक 30 है, दूसरा 150 आप यूज कर सको। लेकिन इन जनरल आप क्या कराएंगे? दो लाइंस के बीच में जब एंगल की बात करोगे तो एक्यूट एंगल ही आंसर दिया जावे। इसलिए आपने क्या कर दिया? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि एक्यूट एंगल को ही डिस्कस किया है। अगर आपने 30 डिग्री बोल दिया तो दूसरा अपने आप ही आपके पास 150 डिग्री बचेगा।
तो दोनों आंसर भी लिख सको, एक आंसर भी लिख दिया तब भी इनफ है आपके पास। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि अगर बुक में आंसर 150 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से आप देख सको ये एंगल 30 का, तो ये ऑटोमेटिकली कितना का मिलेगा 150 डिग्री। लेकिन कन्वेंशनली आप एक्यूट एंगल को ही यूज करोगे और एक्यूट एंगल ही आंसर में लिखना है। लिख दोगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल आप फॉर्मूला यूज करो, एंगल निकालो, दूसरा एंगल वहां था आप लीनियर पेयर का यूज करके ना आप निकाल सको। ठीक है, उसके बाद देखो 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो स्टेटमेंट। 9th क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्या है, एक तो लाइन दे दी, ये एक लाइन है, कोई भी लाइन मान लिया आपने, ये 7x माइनस 9y माइनस 19, एक तो ये लाइन है। ठीक है, एक इसके परपेंडिकुलर लाइन है कोई भी, इसका नाम ए बी रख लो, इसका नाम सी डी। ए बी लाइन की तो इक्वेशन दे दी, सी डी के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट दे दे, कोई भी कहीं भी हो उसका, ये कहीं भी हो उसका, ये मान लिया पी क्यू, कोई भी 2 पॉइंट दे दिया आपको। द लाइन थ्रू द पॉइंट H3, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया H3 है और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिया आपने 4 1। अब ये कोई सिचुएशन है आपके पास, एक लाइन दे दी ए बी, उसकी इक्वेशन दे दी 7x माइनस 9y माइनस 19, दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन नहीं दे रखी आपको, दूसरी लाइन के 2 पासिंग पॉइंट दे दिए, कोई बात नहीं, वो आपने h की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको दोनों लाइंस कैसी दे रखी हैं परपेंडिकुलर। जब भी पैरेलल या परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए, जब भी पैरेलल या परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए तो वो कंडीशन यूज करोगे कि लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल, लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी -1। तो आप क्या करोगे, पहले तो दोनों लाइन के स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ ए बी, तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, स्लोप क्या आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये आ गया ए बी लाइन का स्लोप। सी डी का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ सी डी लाइन का स्लोप निकालो, 2 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये आ गया। तो ये है ए बी का स्लोप, ये है सी डी का स्लोप, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी -1, तो दोनों का स्लोप 7/9 2/h माइनस 4, दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी आपके पास -1। तो बस ये आंसर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया 14, ये दूसरी साइड जाएगा -9h और प्लस 36, h की वैल्यू निकालनी है, 9h लेफ्ट में आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये देखो कितना बचेगा आपके पास, देख लियो 22। चेक कर लियो कैलकुलेशन वगैरह, ये माइनस के तो 9h और प्लस के 36 14, चेक कर लियो, कोई बात नहीं, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/9, ये हो जाएगा क्वेश्चन, कर लोगे। काफी आसान क्वेश्चन था, वही कंसेप्ट यूज किया है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स व्हेन लाइन आर परपेंडिकुलर क्या होगी -1। तो पहले ही बताया था हमने कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास, जो कि पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के हैं। 10th क्वेश्चन, इससे भी आसान, अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्या है, प्रूव करना है कि लाइन की इक्वेशन जिसका पासिंग पॉइंट क्या दे दिया x1 y1 और पैरेलल है किस लाइन के, ले बिल्कुल आसान। ये एक लाइन दे दी आपको, कोई भी, क्या लाइन दे रखी है आपको, ये ax प्लस by प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0। अब इसके एक पैरेलल लाइन निकालनी है आपने, तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इसका पासिंग पॉइंट क्या दे दिया, इसका एक पासिंग पॉइंट दे दिया कोई भी x1 y1, पासिंग पॉइंट दे रखा है। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट और एक स्लोप। स्लोप दे नहीं रखा, लेकिन एक कंडीशन दे दी कि रिक्वायर्ड लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो जो गिवन लाइन है उसका स्लोप निकाल लो, फॉर्मूला है आपके पास, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन आपको दे रखा है उसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये तो गिवन लाइन का स्लोप है। लेकिन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके क्या है, पैरेलल, पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिंस रिक्वायर्ड लाइन
इज पैरेलल टू गिवन लाइन, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी क्या मिलेगा आपको, इक्वल मिलेगा माइनस ए बाय बी। अब ये है रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, ये है पासिंग पॉइंट, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, सो रिक्वायर्ड लाइन इज y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, बस ये आंसर ही है। ये b डिवाइड में लेफ्ट में ले आओ, b टाइम्स y माइनस y1 माइनस a टाइम x माइनस x1, इसको लेफ्ट में उठा लो, माइनस है, लेफ्ट में आके जा प्लस, देखो आंसर दे रखा है इसमें साथ में, यही प्रूव करना था, हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, कर लो ट्राई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th और 10th काफी आसान क्वेश्चन थे। 9th क्वेश्चन फिर भी ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर में आ सकता आपके पास, 10th के काफी कम चांस है आपके पास। अब देखो 11th सम, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। क्या दे रखा है आपको 11th सम में, देखो टू लाइन्स, 2 लाइन उनके पासिंग पॉइंट दे दिए, 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of other line. अब 2 लाइन्स हैं, दोनों का पासिंग पॉइंट दे दिया आपको 2, 3 और दोनों के बीच का आपने एंगल दे दिया, तो आपने जो सेकंड लाइन है उसकी इक्वेशन लिखनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। काफी आसान क्वेश्चन बन जाएगा। ये मान लिया एक लाइन है L1 और इसका स्लोप आपने मान लिया M1 है, और एक लाइन का स्लोप आपको दे रखा है, इधर स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप आपको दे दिया 2। सपोज करो आपने फर्स्ट लाइन का स्लोप 2 मान लिया, दोनों किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें, एक पॉइंट के ऊपर, ये मान लिया दूसरी लाइन है L2, इसका स्लोप क्या है M2, दोनों किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें, P पॉइंट के ऊपर, P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको 2, 3। स्टेटमेंट ध्यान से समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। 2 लाइन है, दोनों एक दूसरे को 2, 3 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक लाइन का स्लोप 2 है, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। दोनों लाइन के बीच का एंगल, ये एंगल दोनों लाइन के बीच का एंगल यानी कि अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 60 डिग्री, दोनों लाइन के बीच का एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। ठीक है, अब की बार देखो एंगल दे दिया, एक लाइन का स्लोप दे दिया, दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो स्लोप और एक पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट तो सेम है 2, 3 दोनों का। अगर आप किसी तरीके से दूसरी लाइन का स्लोप यानी कि M2 निकाल दो तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। बस आपका मेन टारगेट है दूसरी लाइन का स्लोप निकालना। अब दूसरी लाइन का स्लोप कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे। अल्फा आपको दे रखा है दोनों लाइन के बीच का एंगल, एक लाइन का स्लोप भी दे रखा है M1, तो M2 की वैल्यू यहां से निकालोगे। तो फॉर्मूला यूज करो, टेंजेंट अल्फा इसके इक्वल है M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। अल्फा की जगह यूज करो 60 डिग्री, M1 की जगह 2 माइनस M2 बाय 1 प्लस 2 M2। कोई दिक्कत हुई है? टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी हो आपके पास, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है √3। लेफ्ट और राइट साइड को इंटरचेंज कर लो या चलो ऐसे ही छोड़ दो। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी है √3। टेंजेंट 60 की जगह क्या यूज कर लिया आपने √3। अब आपने मॉडुलस को सिंप्लीफाई करना है, तो अभी आपने पढ़ा था एक क्वेश्चन, मॉडुलस को अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या करोगे, जैसे ही मॉडुलस को हटाओगे प्लस माइनस साइन लग जाएगा आपके पास। तो आप जैसे ही मॉडुलस को हटाओगे प्लस और माइनस साइन लग जाएंगे। तो 2 आंसर आओगे इसके भी, एक बार प्लस साइन यूज करोगे और एक बार माइनस। तो 2 माइनस M2 बाय 1 प्लस 2 टाइम M2। एक बार तो आप √3 यूज करोगे और एक बार क्या यूज करोगे 2 माइनस M2 बाय 1 प्लस 2 टाइम्स M2 इज इक्वल टू माइनस √3। तो 2 आंसर आओगे आपके पास, एक बार प्लस √3 और एक बार माइनस √3 का यूज करोगे। यहां से M2 की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 माइनस M2 इज इक्वल टू इसकी इसके साथ प्रोडक्ट √3
प्लस 2√3m2। एडजस्टमेंट कर लो, m2 वाली टर्म एक साइड, बाकी टर्म एक साइड। √3 को लेफ्ट में ले आओ, m2 को ले जाओ राइट में, m2 कॉमन ले लियो, 2√3 प्लस 1m2। m2 की वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लीकेशन में, लेफ्ट में आके हो जाएगा ये डिवाइड में, तो आ जाएगा 2√3 प्लस 1। ये आ गया आपके पास m2 की वैल्यू। एक आंसर तो, एक तो ये आ गया स्लोप, बिल्कुल सेम इसको सोल्व करोगे, दो आंसर आओगे। एक स्लोप का यूज कर ले यहाँ पे, एक आंसर में निकाल दूं, दूसरा आपने खुद ट्राई करना है। तो ये हो गया स्लोप। पासिंग पॉइंट क्या है 2, 3, सो रिक्वायर्ड लाइन इज, सो रिक्वायर्ड लाइन इज, स्लोप है, पासिंग पॉइंट है, क्या आ जाएगी y माइनस y1। y1 कितना है 3। स्लोप एक पार्ट आपने निकाला है 2 माइनस √3 बाय 2√3 प्लस 1, ये आ गया स्लोप एक आंसर। x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2, एक आंसर तो ये आ गया, क्योंकि पॉइंट तो आपको दे ही रखा है, कॉमन पॉइंट है 2, 3, स्लोप निकालना था। दो स्लोप आए हैं, एक जब √3 के लिए सोल्व करोगे और एक जब माइनस √3 के लिए। तो जब इसके लिए सोल्व किया, ये आ गया स्लोप, पासिंग पॉइंट है 2, 3, इक्वेशन में यूज कर लिया y माइनस y1, स्लोप x माइनस x1। आपकी इच्छा है सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो, यहां तक भी छोड़ इसको, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। आप पूरा सोल्व कर दो तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सको। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल है। जब भी लाइन की इक्वेशन पूछेगा, दो ही चीजों के ऊपर फोकस करो, पासिंग पॉइंट और स्लोप। पासिंग पॉइंट तो पहले ही दे दिया कि जो 2, 3 है, दोनों लाइन का क्या है, कॉमन पासिंग पॉइंट है। एक लाइन का स्लोप दे दिया आपको, दोनों के बीच में एंगल दे दिया, तो एक लाइन का स्लोप है, दोनों के बीच में एंगल है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके दूसरी लाइन का स्लोप निकालोगे। एंगल दे रखा है, एक लाइन का स्लोप दे रखा है, तो यहां से आपने दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट दे रखा है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, मिल जाएगी आपको लाइन की इक्वेशन। नो डाउट कैलकुलेशन तो है, लेकिन तो इतनी तो बनती भी है, +1 क्लास के स्टूडेंट हो आप, कोई ऐसा तो है नहीं 9, 10 के बच्चे हो, कर लो कैलकुलेशन। तो ये था आपके पास थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन। देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है 3, 4, बी के है -1, 2। अब आपने क्या करना है, एक दूसरे लाइन सेगमेंट की इक्वेशन निकालनी है सी डी की, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो सी डी है वो ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि सी डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। दो कंडीशन दे रखी है, दोनों का यूज करके ना, एक कंडीशन का यूज करके ना स्लोप निकालोगे और एक कंडीशन का यूज करके ना पासिंग पॉइंट। कैसे निकालोगे, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है, सी डी इसका क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि जो P है, P वो A और B का क्या है, मिड पॉइंट। तो आपने क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है और P के कोऑर्डिनेट आप निकालोगे। 10वीं क्लास में पढ़ा था आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो क्या करोगे, P के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, A और B से, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो क्या करो, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 3 और -1 कितना बचेगा 2, 2 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा 1, 4 + 2 6 को 2 से डिवाइड कर दो 3। ये तो आ गया P पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर लिया आपने, मिल गया P के कोऑर्डिनेट। अब अगर आप किसी तरीके का स्लोप निकाल दो CD का तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। स्लोप कैसे निकालोगे, पहले AB का निकालो, स्लोप ऑफ AB क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 -2 बाई -4 यानी कि 1/2 मिल गया स्लोप AB का। अब CD का स्लोप निकालना है, मान लो लेट स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD आपने क्या मान लिया n। अब क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू CD, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो इन दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, -1। तो यहां तो स्लोप कितना आ जाएगा, -2। अब CD लाइन का स्लोप है, पासिंग पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो। सो रिक्वायर्ड लाइन इज, सो रिक्वायर्ड लाइन इज y माइनस y1, पासिंग पॉइंट ये है, स्लोप x माइनस x1। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, आपने खुद ट्राई करनी है, कर लोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको निशानी लगाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस
चैप्टर की बात करो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन प्लस टू क्लास में भी आपको दिखाई देगा। प्लस टू क्लास में जब आप 3D पढ़ोगे तो वहां पे भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, सेम प्रोसेस आप यूज करोगे, और प्लस टू क्लास में भी ये क्वेश्चन इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी है। तो देखो क्या है आपके पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। वैसे ये सपोज करो कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, आपने क्या करना है एक लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है 3x, इस लाइन की 3x माइनस 4y माइनस 16, ये कोई लाइन है, एक कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, P के कोऑर्डिनेट दे दिए -1 और 3। अब आपने P से इस लाइन AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये मान लिया परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट आ गया Q, तो आपने Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो काफी शानदार क्वेश्चन है आपके पास। लाइन आपको दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करो और इस Q की आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पहले भी हमने क्वेश्चन बढ़ा परपेंडिकुलर वाला, वहां पे आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दी, अभी आप क्या करोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे Q। कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसानी के साथ निकालोगे। ए बी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, पहले तो आप क्या करोगे पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकालोगे, जैसे यहाँ पे निकाली थी। तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, स्लोप ऑफ ए बी यूज करो, यह है फॉर्मूला स्लोप का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये तो ए बी का स्लोप है। अब क्योंकि पी क्यू और ए बी क्या है परपेंडिकुलर, सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सो दोनों लाइन के स्लोप्स का प्रोडक्ट, सो स्लोप ऑफ पी क्यू इनटू स्लोप ऑफ ए बी, दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी -1, तो यहां पे स्लोप ऑफ पी क्यू आ जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू, ये इसका कितना आया 3/4, तो स्लोप ऑफ पी क्यू आ जाएगा आपके पास, स्लोप ऑफ पी क्यू -4/3। अब पी क्यू लाइन का स्लोप है, पासिंग पॉइंट है, पहले तो लाइन की इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज y माइनस पासिंग पॉइंट ये है y1, स्लोप कितना आ गया -4/3, x माइनस x1, ये आ गई पी क्यू लाइन की इक्वेशन। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3 डिवाइड में, लेफ्ट में आकर मल्टीप्लीकेशन में, -4x -4 लेफ्ट में ले आओ, 4x + 3y, ये प्लस का जा, -5 = 0, ये आ गया आपके पास पी क्यू लाइन की इक्वेशन। अब तक तो आपसे लाइन की इक्वेशन ही पूछी गई थी, लेकिन अब की बार लाइन की इक्वेशन नहीं पूछी, आपसे क्या पूछ दिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्यू के कोऑर्डिनेट। अब क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, आपके पास ए बी लाइन की इक्वेशन है, आपके पास पी क्यू लाइन की इक्वेशन है, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्यू क्या है आपके पास, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी आपने निकालना है, दो हो कितने भी लाइन है आपके पास, जब भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब आपने दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। इक्वेशन को सोल्व करो, वहां से जो x और y की वैल्यू आओगी वो आपका क्या आ जाएगा, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों इक्वेशन को सोल्व करो x और y के लिए, तो ये होगी इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ना आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो जो x और y की वैल्यू आवेंगी वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि जो ये पॉइंट है q के कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपके, क्योंकि जो q कोऑर्डिनेट है वो पी क्यू को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ए बी को भी क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई। अब सोल्व करने के आपने 10वीं क्लास में 3 मेथड पढ़े थे, थर्ड चैप्टर था आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहां पे आपने इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 मेथड पढ़ रखे हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सको, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो आप क्या करोगे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, सेकंड इक्वेशन को 4 से, कुछ भी कोई भी मेथड आप यूज कर सको। आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 9x माइनस 12y, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 48, या इक्वेशन नंबर 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 16x प्लस 12y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन को 4 से, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 25x
ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचेगा माइनस के 68। तो x की वैल्यू कितनी आओगी 68/25। मिल गया x की वैल्यू। x की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या 2 में पुट करो या 3 में पुट करो या 4 में, किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके ना वहां से आपने क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है। और जो x y की वैल्यू आओगी वही आओगे आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ q। निकाल दोगे x की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लो। तो आपने y की वैल्यू निकालनी है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकालनी है, इसको राइट में ले जाओ 3 x की जगह यूज कर लियो 68/25 माइनस 16 4y। सिंप्लीफिकेशन करने तो कर लो 25 एलसीएम आ जाएगा 24 18 और 2 20 माइनस ये देख लो इसकी प्रोडक्ट 25 ये आ जाएगी 4y। तो देख लो कितना बचेगा आपके पास 196 माइनस के बाई 25 4y। और इसको डिवाइड करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी माइनस बाई 25। तो x की वैल्यू आ गई 68/25, y की वैल्यू ये आ गई। तो ये आ गया आपके पास q के कोऑर्डिनेट। तो q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास 68/25 और माइनस 49/25। देख लियो आप, ये आ जाएंगे आपके पास q के कोऑर्डिनेट। कर लोगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। ए बी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे, कई बार निकालिए काफी क्वेश्चंस में। दोनों लाइन की इक्वेशन तो आप निकाल रहे थे, अब क्या करना है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों लाइंस के सॉल्यूशन निकालने हैं आपने, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, और वो आपने 10वीं क्लास में किया था। कर लोगे। तो ये था आपके पास काफी अच्छा क्वेश्चन, जिसमें देखो उसके बाद काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार डायग्राम अगर आपने बना दिया रफ डायग्राम, बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकोगे। रफ डायग्राम बनाना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ज्यादा अपना पॉइंट्स के ऊपर फोकस नहीं करना। आपको क्या दे रखा है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस c इज एट ए पॉइंट -1 2 परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट एट द पॉइंट -1 2। मतलब कुछ ऐसी दिखेगी आपको ये लाइन, ये सपोज करो ओरिजिन है, ये कोई भी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर आप ड्रा करोगे, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 0 0। ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो जिस पॉइंट के ऊपर मिलेगा यो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया, जो ये परपेंडिकुलर है वो मान लिया P पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया आपको -1 और 2। तो अब आपने M और C की वैल्यू निकालनी है। ये है क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है प्योरली एक बार अगर आपने डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, M और C की वैल्यू निकालनी है। दो अननोन है, दो कंडीशन भी दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, दो। एक तो आपको इस लाइन का पासिंग पॉइंट दे दिया -1 और 2, एक तो इसका यूज करोगे। दूसरा आपके पास ओपी लाइन का स्लोप भी है, और ये कौन सी फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है आपके पास। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी दी आपने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आप क्या करोगे, प्रॉपर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन देखो, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दे रखे उसका स्लोप क्या होगा m। या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लो, या जनरल इक्वेशन यूज करना चाहो जनरल इक्वेशन का भी यूज कर सको। एक काम करो, y को राइट में ले जाओ या इन दोनों को लेफ्ट में उठा लो, क्या हो जाएगा -mx। अगर आप वैसे चेक करना चाहो तो क्या आ जाएगा, ये -mx प्लस y माइनस c। ये आगे जनरल इक्वेशन, यहां से भी स्लोप निकाल सको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y हो। या अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो गिवन लाइन का स्लोप, ओपी लाइन का स्लोप निकालो, ओपी स्लोप ऑफ ओपी। पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ओरिजिन का आपने पता है 0 0 है, तो P में से ओके y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो कितना आ गया। ओपी लाइन का स्लोप क्या मिल गया आपको -2,
गिवन लाइन का स्लोप क्या है, m, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, OP और गिवन लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या होगी, दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, -1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहां तक 1/2। एक तो m की वैल्यू निकालने दी, तो स्लोप का कंसेप्ट यूज कर लिया क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है। गिवन लाइन का स्लोप तो आपको पता ही है, OP लाइन का स्लोप आपने निकाल लिया, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास है -1। यहां से m की वैल्यू आ गई, ठीक है, m का तो पता लग गया। C की वैल्यू और निकालनी है। C की वैल्यू कैसे निकालोगे, पासिंग पॉइंट का यूज कर लो, क्योंकि जो ये लाइन है -1 और 2 से पास कर रही है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पुट करोगे -1 और y की जगह 2। स्लोप का आपको पता है, C की वैल्यू निकालोगे, आप लिखोगे सिंस गिवन लाइन पासिस फ्रॉम, कहां से पास कर रही है, -1 2 से पास करिए तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो x की जगह -1, y की जगह 2 यूज करो, तो 2m, स्लोप कितना है 1/2, और x की जगह -1 प्लस c की वैल्यू निकालनी है। ये माइनस का 1/2 लेफ्ट में आ गया, क्या जगह प्लस का 1/2, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है 5/2। तो m और c की वैल्यू आपने निकालने दी। एक बार अगर आपने रफ डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। डायग्राम में चीजें सारी दिखाई दे रही है। मैथमेटिक्स में हमेशा ध्यान रखिए, अगर डायग्राम के साथ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आओगी, ना तो किसी प्रकार का स्ट्रेस आओगा फॉर्मूला का, और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे। तो कोशिश करो जितना उसका डायग्राम बनाने की, और रफ से डायग्राम बना लो, ज्यादा एग्जैक्ट या एक्यूरेट डायग्राम की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक आपको ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए, भाई ऐसी ऐसी शेप आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ये था आपके पास 14 सम। उसके बाद देखो 15 सम, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आप यूज करोगे, और जो आपका फॉर्मूला था पॉइंट और लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन दोनों को यूज करोगे। तो आपको दो लाइंस दे रखी है, सपोज करो एक लाइन ये है, इक्वेशन क्या दे रखी है लाइन की, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। एक लाइन तो ये दे रखी है, दूसरी लाइन कहीं भी हो उसका, सपोज करो ये है दूसरी लाइन, x secant थीटा प्लस y कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू k। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको, p। ये मान लिया ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0। तो ओरिजिन से इस लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या दे दी, p। और इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। तो इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दे दिया आपको, q। तो अब आपने एक रिजल्ट प्रूव करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करोगे, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो दो चीजें दे रखी है, दो लाइंस हैं, दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से p और q। अब ये तो इसने दे रखी है, आप भी निकालो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो p की वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालोगे। फॉर्मूला आपने पढ़ा था आज जब आपने शुरुआत की थी, पॉइंट और लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो जो लाइन की इक्वेशन है उसके अंदर x की वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। x की जगह क्या पुट करोगे 0, y की जगह भी 0, और ये क्या बच जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू k है, चाहो तो इसको लेफ्ट में ले आओ, तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, जैसे ही आप इसको लेफ्ट में लेके आओगे, इस लाइन की इक्वेशन बनेगी x cos थीटा माइनस y sin थीटा, लेफ्ट में आकर जाओ माइनस k cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। इसमें भी k को चाहो तो आप लेफ्ट में ले आइए, तो p परपेंडिकुलर डिस्टेंस x की जगह भी 0 पुट करोगे, y की जगह भी 0, क्या बच गया माइनस k cos 2 थीटा बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और सारे का स्क्वायर रूट।
अभी क्या बच गया आपके पास, मॉडुलस माइनस के कोस 2 थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। मॉडुलस क्या करेगा, मॉडुलस इस माइनस को खत्म कर देगा, तो p की वैल्यू तो आ जाएगी के कोस 2 थीटा। किसी को कोई दिक्कत हुई है, मिलेगी p की वैल्यू, ठीक है। q की वैल्यू और निकालनी है, सेम आप निकाल लो, q की वैल्यू निकालो। q क्या है, ओरिजिन से इस लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो q की वैल्यू कितनी आओगी, सेम ऐसे ही x की जगह क्या पुट करोगे 0, y की जगह भी 0, k लेफ्ट में लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और सारे का स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया, ऊपर बचेगा माइनस के, नीचे सीकेंट और कोसिकेंट स्क्वायर है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन को सॉल्व करो तो चीजों को साइन कोस में ले आओगे तो चीजें सिंपल हो जाएंगी। साइन कोस में लेके आने की कोशिश करो। तो सीकेंट को क्या लिखोगे, सीकेंट को लिखो 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट को क्या लिखोगे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब जो ये मॉडुलस है, मॉडुलस क्या करेगा, इस माइनस को क्या बना जाएगा प्लस, तो क्या बच गया के बाय, नीचे सिंप्लीफिकेशन करो, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है 1, तो क्या बच गया क्यू की वैल्यू आ गई के बाय, ये तो हो गया 1, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 1 बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये चीज डिवाइड में है, जब मल्टीप्लीकेशन में जाओगी तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास k इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आ गई p की वैल्यू, ये आ गई q की वैल्यू। अब आपने प्रूव क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा k स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, लेफ्ट हैंड साइड पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। p की वैल्यू आपको पता है, जब स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा k स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, मिलेगी पी स्क्वायर की वैल्यू प्लस 4, क्यू की वैल्यू पता है, स्क्वायर कर दो क्या आ जाएगा के स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, के स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन, के स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया कोस स्क्वायर 2 थीटा, ये 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखांगे, इसको लिखा 4 को 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये देखो हाफ एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार आपने यूज किया है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होगा आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, हाफ एंगल 3 थे साइन और कोस के लिए, वो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में आप देख सको। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा ये साइन 2 थीटा, तो के स्क्वायर क्या हो गया ये कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा और ऊपर क्या उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब 10वीं क्लास का रिजल्ट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1, तो कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। जब भी आप आइडेंटिटी यूज करो, पहली बात तो स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी बात बीच में प्लस साइन होना चाहिए, और एंगल क्या होना चाहिए सेम। अब कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कहीं आप वेट करे जाओ कि थीटा ही होना चाहिए, यहाँ पे थीटा होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो, थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, 2 थीटा 3 थीटा, कुछ भी एंगल हो सेम होना चाहिए, 2 थीटा 2 थीटा। एंगल क्या होना चाहिए सेम, स्क्वायर होना चाहिए और बीच में साइन क्या होना चाहिए प्लस, तब आइडेंटिटी यूज करोगे 10वीं क्लास की। ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 और के स्क्वायर की प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर, ये आ जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। कर लो सॉल्व। तो इसमें थोड़ी सी आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज की है और थोड़ी सी कैलकुलेशन है, साथ में वो फॉर्मूला पॉइंट और लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके साथ आपने शुरुआत की थी आज। कर लो यूज, फॉर्मूला यूज करो, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद देखो ABC कोई भी ट्राइंगल है, ABC आपके पास एक ट्राइंगल है, वर्टेक्स दे दी, ए के कोऑर्डिनेट क्या है
2 3, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4 -1, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट है 1 2। तो अब क्या करना है आपने, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए से आप एक एल्टीट्यूड ड्रा करो। ए से क्या कर दिया आपने, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। देखो एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर दोनों में एक अंतर है। एल्टीट्यूड के वह वो परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स से पास करेगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स से पास करेगा। जैसे एडी है, एडी एक ऐसा परपेंडिकुलर है जो वर्टेक्स से पास करे, तो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर का एक स्पेशल केस हो गया। ऐसा परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स से पास करेगा उसको क्या बोलोगे आप, एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर अलग चीज हो, वैसे एल्टीट्यूड अलग है। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज करो कोई ट्राइंगल है, तो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर तो आप इनफाइनाइट परपेंडिकुलर ड्रा कर सको। जैसे ये भी एक परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया P1, ये भी परपेंडिकुलर है, बस एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री का। और भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सको, ये भी परपेंडिकुलर है P2, ऐसे ही P3। तो ये तो सारे परपेंडिकुलर हैं, लेकिन एक ऐसा परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स से पास करेगा, ये एक स्पेशल आपके पास परपेंडिकुलर है, और इसको क्या बोलोगे आप, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड आपके पास एक अलग चीज है। ऐसा परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स से पास करेगा उसको बोलोगे एल्टीट्यूड। बाकी परपेंडिकुलर तो आपके पास इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट परपेंडिकुलर ड्रा कर सको, लेकिन उनमें से वो परपेंडिकुलर जो वर्टेक्स से पास कराएगा उसको बोलोगे आप एल्टीट्यूड। तो अब आपने एडी की इक्वेशन निकालनी है एक तो, और साथ में आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। एडी भी फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, और एडी लाइन की इक्वेशन भी आपने निकालनी। तो कैसे निकालोगे, कई सारे तरीके हैं। आप क्या कर सको, या तो एक काम करो, एडी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो पहले तो बीसी का स्लोप निकाल लो, परपेंडिकुलर है, एडी का स्लोप निकालो, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो निकाल लो पहले स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी लाइन का स्लोप। फॉर्मूला यूज करोगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो 2 + 1 3 बाय -3। कितना आ गया स्लोप, बीसी का स्लोप आ गया -1। ठीक है, अब एडी का स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ एडी। अब सिंस एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी बीसी के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, -1। मान लो मान लिया स्लोप ऑफ एडी, एडी का स्लोप क्या मान लिया आपने, m, तो एडी लाइन का स्लोप है m, बीसी लाइन का स्लोप है -1। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या होगी आपके पास, दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट होगी -1। तो स्लोप कितना आ गया लाइन का, एडी लाइन का स्लोप आ गया। अब एडी का स्लोप है, पासिंग पॉइंट है, तो आप एडी लाइन की इक्वेशन लिख सको। इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ एडी इज क्या आ जाएगी, y माइनस y1, पासिंग पॉइंट ये है, स्लोप कितना निकाला 1, x माइनस x1, तो ये आ गई y माइनस 3 x माइनस 2। एक साइड कर सको टर्म, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x, इसको राइट में ले जियो, x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तो आ गई एडी लाइन की इक्वेशन। दो काम करने थे, तो लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, निकाल दी। साथ में आपने क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ए से बीसी के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर आप स्मॉल p से रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे निकाल सको, बीसी लाइन की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन है तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लोगे। आज सुबह आपने यूज किया है। ये सपोज करो कोई लाइन है, जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल p आपने आज यूज की थी, किसके इक्वल होगी, ax1 प्लस by1। कई बार आपने यूज किया है इसको, बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कई बार आपने इसको यूज किया है, तो बस इसको यूज कर लो। अच्छा, पहले आपने बीसी लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, स्लोप है बीसी का,
इक्वेशन ऑफ बीसी लिखो, इक्वेशन ऑफ बीसी विल बी, स्लोप क्या है इसका -1, या 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सको आप, स्लोप पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सको। अब क्योंकि स्लोप निकालेगा तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करांगे, तो क्या जगह इस पॉइंट को यूज कर लो या फिर इसको यूज कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे बी को यूज करो चाहे सी को, आप सी को यूज कराना है। y माइनस y1, स्लोप कितना है आपके पास बीसी का -1, x माइनस x1, कोई भी फॉर्म आप यूज कर सको। तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास बीसी लाइन की इक्वेशन। बीसी लाइन की इक्वेशन आ गई, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, चाहो तो वो फॉर्मूला यूज कर लो या एक काम और कर सको। एडी लाइन की इक्वेशन है आपके पास, बीसी लाइन की इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट मिल गए, ए के कोऑर्डिनेट मिल गए। डिस्टेंस फॉर्मूला भी आप यूज कर सको 10वीं क्लास वाला, मर्जी आपकी है, चाहे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, लेकिन उसकी बजाय ये फॉर्मूला ज्यादा बढ़िया रहेगा आपका। अभी आपने बीसी लाइन की इक्वेशन लिख दी, ये आ गई बीसी लाइन की इक्वेशन। तो बीसी लाइन की ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करांगे यहाँ पे, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स की जगह पुट करोगे x1, फॉर्मूला में x की जगह क्या पुट करोगे x1, y की जगह क्या पुट करोगे y1, बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया आपके पास 2 का मॉडुलस क्या जाएगा 2 बाय √2, 2 को क्या लिख सको √2 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास √2। कर ले सॉल्व, तो ये थी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल दे रखी है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एडी लाइन की इक्वेशन निकालोगे। बहुत क्वेश्चन किए हैं आज आपने इस टाइप के सॉल्व। पहले बीसी का स्लोप निकालो, एडी का स्लोप निकालो, पासिंग पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लोगे। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो बीसी लाइन की इक्वेशन निकाल लो एक बार, ये आगे लाइन की इक्वेशन। अब बीसी लाइन की इक्वेशन है पॉइंट है, लाइन की इक्वेशन है पॉइंट है, फॉर्मूला यूज करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन इसके अंदर भी यही फॉर्मूला यूज करना है। 17 सम है आपके पास, क्या दे रखा है, P दे दिया आपको परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन है, सपोज करो कोई भी लाइन है, ये लाइन होगी L, ये लाइन L है, इसका x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है A, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है B, और ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे दी आपको P। ये सिचुएशन आपको दे रखी है। P क्या है, लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन की इक्वेशन दे नहीं रखी है आपको, लेकिन इंटरसेप्ट दे रखे हैं। तो अगर इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लोगे। इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ रखी है कि अगर लाइन के एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट A है, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट B है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपके पास, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। तो आप लिखोगे सिंस A एंड B आर इंटरसेप्ट्स, A and B are intercepts on coordinate axis। coordinate axis पे क्या है, ये इंटरसेप्ट है। सो रिक्वायर्ड लाइन, सो रिक्वायर्ड लाइन विल बी, क्या होगी रिक्वायर्ड लाइन, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। ये तो लाइन की इक्वेशन है। अब इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन की इक्वेशन मिल गई आपको, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 है, 1 को लेफ्ट में ले आओ, -1 इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन तो मिल गई आपको। अब इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दे रखी है, p क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो इसने दे रखी है लाइन की, आप भी निकालोगे, आपके पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, इसने दे रखी है P, आप निकालो फॉर्मूला यूज करके, क्या होगा मॉडुलस ऑफ x की जगह पुट करोगे x1, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 0 0, x की जगह पुट करोगे x1 यानी कि 0, x की जगह पुट कर दिया 0, y की जगह भी 0, -1 बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या है 1 बाय a का स्क्वायर,
y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/b का स्क्वायर। तो आपने पॉइंट और लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आपने यूज कर दिया। ठीक है, ये आ गया। तो कितना आ गया p -1 है, मॉडुलस क्या करेगा इसको +1 बना देगा 1, और इसका स्क्वायर रूट भी है साथ में, इसका स्क्वायर रूट। तो क्या बचेगा 1/√1/a² प्लस 1/b²। सबसे पहले स्क्वायर रूट को खत्म करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। क्या जाएगा p² = 1/1/a² प्लस 1/b²। अब ये चीज डिवाइड में है, इसको तो लेफ्ट में ले आओ, p² को राइट में ले जाओ, ये डिवाइड में मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। क्या बचेगा p² 1/a² प्लस 1/b² = 1। p² को राइट में ले जाओ, 1/a² प्लस 1/b² = 1/p²। यही चीज आपने प्रूव करनी है 17 सम में। तो ये था आपके पास 17 सम। आपने पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, अब की बार आपको लाइन की इक्वेशन दे नहीं रखी, आपको इंटरसेप्ट दे रखे हैं, इंटरसेप्ट a और b है, तो लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ रखी है इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b = 1। ये आपने खुद बनानी पड़ेगी इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म याद होनी चाहिए। अब लाइन की इक्वेशन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसने दे रखी है p, आप निकाल लो, दोनों बराबर हैं, सिंप्लीफिकेशन करो नॉर्मल सी। तो ये था आपके पास 17 सम। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 9.3 होगी कंप्लीट। बाकी आप मिसलेनियस एक्सरसाइज करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।